डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम राजस्थान जेई के लिए क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैनाल एंड डिजाइन ऑफ कैनाल्स, जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है। क्वेश्चन नंबर रहेगा 94 से लेके 124 तक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में दिए है कि फेमाइन के टाइम पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो कैनाल कंस्ट्रक्ट की जाती है वो कौन सी कैनाल है। तो फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दो टाइप की कैनाल होती है। एक प्रोडक्टिव कैनाल होती है जिनमें गवर्नमेंट का प्लान होना है कि वो एक बार पैसा लगाएगी, बट वो सारी कॉस्ट वो रेवेन्यू के थ्रू पब्लिक से वापस से रिकवर करेगी फार्मर से। वहीं पे प्रोटेक्टिव कैनाल ऐसी हैं जो कि एज ए सब्सिडी, एज ए लोगों की हेल्प करने के लिए लगाया गया पैसा होता है। तो यहाँ पर प्रोटेक्टिव कैनाल होगा ऑप्शन डी। इसमें गवर्नमेंट का वो नहीं प्लान होता कि जो पैसा लगाया वो सारा उनको वापस मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया है कि एक कैनाल है जिसमें डिस्चार्ज पास हो रहा है 1 मीटर क्यूब पर सेकंड का, और ये डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है, रेक्टेंगुलर चैनल है, 1 मीटर वाइड है, डेप्थ ऑफ फ्लो 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर है। तो बेड स्लोप क्या होगा चैनल का। तो यहाँ पर अगर आपको बेड स्लोप का पूछा जाए तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन के लिए क्या है और एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो क्या है। अगर स्टीप स्लोप होगा तो डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से ज्यादा कम होगी, और माइल्ड स्लोप होगा तो डेप्थ ऑफ फ्लो जो एक्चुअल वाली है वो क्रिटिकल वाली से ज्यादा होगी, और स्टीप के केस में कम होगी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्यू स्क्वायर अपॉन जी रेज टू पावर 1/3 होता है वाई सी। क्यू वन है, ये स्मॉल क्यू है बेसिकली, तो ये क्यू डिवाइडेड बाई टी होता है। और टॉप विड्थ को डिवाइड करेंगे डिस्चार्ज में तो ये स्मॉल क्यू आएगा, तो स्मॉल क्यू भी आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। जी की वैल्यू आप रखोगे 9.8, इसके आप 1/3 रेज टू पावर 1/3 करोगे तो यहाँ पर आपका y जो आएगा वो 0.467 मीटर आएगा, और एक्चुअल में आपकी डेप्थ ऑफ फ्लो है 0.2 मीटर, यानी डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल वाले से कम है। जो फ्लो हो रहा है वो सुपर क्रिटिकल फ्लो है, और स्लोप जो है वो स्टीप स्लोप है, 80 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया है कि परमानेंट कैनाल पेरेनियल रन होती है कि इंटरमिटेंटली। तो जो इंटरमिटेंट कैनाल होती हैं जो कि पूरे टाइम रन नहीं होती हैं उनको हम टेम्परेरी या इनंडेशन कैनाल बोलते हैं, जो तभी रन होती हैं जब रेनी सीजन हो और रिवर में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर हो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, इसमें दिया है कि वाटरशेड के लाइन के अलोंग जो कैनाल डिजाइन की जाती है वो कौन सी कैनाल है। तो हमने देखा था कि ये वाटरशेड लाइन है, इसके अलोंग जो कैनाल डिजाइन की जाएगी उसको वाटरशेड कैनाल या रिज कैनाल बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया है कि डेप्थ ऑफ एक्सक्वेशन है एक कैनाल का, वो क्या होता है या कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए करेक्ट है। तो बैलेंसिंग डेप्थ ऑफ एक्सक्वेशन का पूछा है, बैलेंसिंग डेप्थ ऑफ एक्सक्वेशन क्या होता है। ऐसी कोई कैनाल जिसमें फिलिंग करनी है और कटिंग करनी है वो इक्वल हो, यानी कहीं पे आप खुदाई करोगे, कहीं पे आप मिट्टी को जमा करोगे तो वो दोनों इक्वल हैं, तो इस टाइप की कैनाल है वो मोस्ट इकोनॉमिकल कैनाल होती है। तो सेक्शन इज इकोनॉमिकल भी करेक्ट है यहाँ पर, और वॉल्यूम ऑफ एक्सक्वेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फिलिंग भी करेक्ट है। दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है। सी में दिया वाटर फ्लोज अंडर ग्रेविटी, तो कोई सी भी कैनाल हो वाटर तो ग्रेविटी के अंडर ही फ्लो होगा, उसमें बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है डेप्थ ऑफ एक्सक्वेशन और डेप्थ ऑफ कटिंग को, डेप्थ ऑफ एक्सक्वेशन और डेप्थ ऑफ फिलिंग को। तो यहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट है। ये मूर्ति एंड सूद की बुक के क्वेश्चंस हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पर 3 ही ऑप्शन है, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हैं। बट मैंने ये सारे कवर किए हैं क्योंकि मुझे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगते हैं, स्पेशली डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इस बुक से पहले भी जो एग्जाम्स हुई हैं आपकी उनमें काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है इनको करना। क्वेश्चन नंबर 99 में दिए है कि मैन कैनाल टेक ऑफ किससे करती है, किससे पानी आता है, मैन कैनाल कहाँ से सप्लाई लेता है। तो ये या तो वियर से लेगा या फिर रिजर्वोयर से लेगा, सी होगा आंसर। बी भी हो सकता है क्योंकि वियर से अगर ले रहा है तो वो रिवर से डायरेक्टली सप्लाई होगी वहां पे वियर के पास से। इनंडेशन कैनाल्स क्या होती हैं, नॉन पेरेनियल होती हैं। बांद्रा इरिगेशन क्या है, तो बांद्रा इरिगेशन क्या है, ये महाराष्ट्र में एक इरिगेशन स्कीम है जो कि माइनर इरिगेशन स्कीम है। जो मेजर इरिगेशन स्कीम में जो एरिया आइसोलेटेड है और हम नहीं कंसिडर कर पाते, वहां पर इस टाइप की इरिगेशन स्कीम है जहाँ पे क्या होता है एक छोटा सा वियर बना दिया जाता है रिवर के पास में, मतलब रिवर के पाथ में, और उससे हम फिर वाटर सप्लाई करते हैं कैनाल्स में। तो ये स्मॉल आइसोलेटेड एरियाज को कवर करती है।
माइनर इरिगेशन स्कीम है, तो यहाँ पर बी है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 में दिया है कि स्पॉइल बैंक है, ये किसके लिए यूज करते हैं? तो कहीं पर ऐसा हो कि हमें फिलिंग करनी है वो कम है और कटिंग हम ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सक्वेशन हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारे पास एक्स्ट्रा सोइल बचेगी, तो हम उसको कहाँ डिस्पोज करें? तो हम ऐसा बैंक से बना देते हैं कि एक्स्ट्रा रिवर कैनाल के सेक्शन के अलोंग, जिसको बोला जाता है स्पॉइल बैंक। तो पर्पज़ क्या है इसका? जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास सोइल आ रही है एक्सक्वेशन की, उसको डिपॉजिट करना, डिस्पोज करना। क्वेश्चन नंबर 103 में दिया है कि मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ वाटर लॉस कैनाल से कौन सा है? तो ये परकोलेशन है। यहाँ पर अब्जॉर्प्शन और परकोलेशन बेसिकली तो एक ही है, जो अब्जॉर्ब हुआ है वाटर वो परकोलेट होगा, लेकिन फिर भी परकोलेशन कंटिन्यूअसली हो रहा है, इसीलिए बार-बार ये अब्जॉर्प्शन हो रहा है और मेजर इसका लॉस है वो परकोलेशन है। यानी हम परकोलेशन को स्टॉप कर दें, तो ये लॉसेस हमारे काफ़ी कम हो जाएँगे और परकोलेशन लॉस को सीपेज लॉस भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 में दिया है कि कैनाल लाइनिंग है, उसका पर्पज़ क्या है? तो सीपेज इससे हम कंट्रोल करते हैं, कैनाल से एक्सेस स्ट्रेंथन होगा क्योंकि अब हमने हार्ड सरफेस एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल सरफेस पे लगा दिया है, तो हम हाई वेलोसिटी से भी फ्लो करा सकते हैं और इंक्रीज़ होगी कैपेसिटी भी कैनाल की, क्योंकि उसमें घास-फूस नहीं होगा, कुछ उगेगा नहीं घास वगैरह, उसमें सिल्टिंग नहीं होगी, तो सेक्शन जो है वो इफेक्टिवली वर्क करेगा और डिस्चार्ज ज़्यादा पास करेगा क्योंकि Q इज़ इक्वल टू होता है A इंटू V। तो ए तो वेलोसिटी भी को भी हमने बढ़ा दिए है, तो एरिया कम हो गया, प्लस जितना एरिया अवेलेबल है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह नहीं आ रहे हैं, पूरा एरिया अवेलेबल है, तो डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, तो डी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 105 में दिया है कि कंक्रीट की लाइनिंग कैसे हम कर सकते हैं? तो मशीन्स भी होती हैं इसके लिए और मैनुअली भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में दिया है कि ब्रिक लाइनिंग जो हम करते हैं, उसमें कौन-सी ऐसी लेयर है जो कैनाल को वाटर टाइट बनाती है, जो लीकेज को रोकती है, सीपेज को रोकती है? तो ब्रिक लाइनिंग में हम एक लेयर लगाते हैं ब्रिक्स की, फिर ये मोर्टार की एक लेयर लगाते हैं और उसके बाद दूसरी ब्रिक्स की लेयर रखते हैं। तो इसमें ब्रिक्स हैं वो तो परमेएबल है, बट बीच में जो सीमेंट मोर्टार की हम लेयर लगाते हैं वो इम्परमेएबल है और वो वाटर टाइट बनाती है कैनाल को। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी होगा, जो सैंडविच्ड लेयर है सीमेंट मोर्टार की दोनों ब्रिक लेयर के बीच में, वो वाटर टाइट बनाती है। क्वेश्चन नंबर 107 में दिया है कि एक्सक्वेटेड सॉइल है, अगर वो एक्सिस में है तो हम उसको स्पॉइल बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं। हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था इसका। बट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अर्थ अगर हमें रिक्वायर्ड है तो हम कहाँ से उसको ऑब्टेन करेंगे? तो कोशिश तो की जाती है कि जो कटिंग में है अर्थ और जो फिलिंग में है वो इक्वल हो, ताकि हमें ना सॉइल को डिस्पोज करना पड़े और ना ही हमें मिट्टी बाहर से लानी पड़े। लेकिन फिर भी कभी ऐसा हो कि एक्सक्वेशन ज़्यादा हो रहा है, जो फिलिंग हो रही है उससे, तो बोरोपिट्स होती है जहाँ से एक्सक्वेशन किया जाता है, मिट्टी लाई रह जाती है। सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 में दिया है कि कैनाल बैंक्स हैं, उनको आर्टिफिशियल सिल्टिंग से हम स्ट्रेंथन करते हैं। उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम आर्टिफिशियल सिल्टिंग करते हैं। सिल्टिंग के डिसएडवांटेज कौन से हैं? क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है सिल्टिंग से? क्वेश्चन नंबर 106 में दिए है कि ब्रिक लाइनिंग जो हम करते हैं, उसमें कौन-सी ऐसी लेयर है जो कैनाल को वाटर टाइट बनाती है, जो लीकेज को रोकती है, सीपेज को रोकती है? तो ब्रिक लाइनिंग में हम एक लेयर लगाते हैं ब्रिक्स की, फिर ये मोर्टार की एक लेयर लगाते हैं और उसके बाद दूसरी ब्रिक्स की लेयर रखते हैं। तो इसमें ब्रिक्स हैं वो तो परमेएबल है, बट बीच में जो सीमेंट मोर्टार की हम लेयर लगाते हैं वो इम्परमेएबल है और वो वाटर टाइट बनाती है कैनाल को। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी होगा, जो सैंडविच्ड लेयर है सीमेंट मोर्टार की दोनों ब्रिक लेयर के बीच में, वो वाटर टाइट बनाती है। क्वेश्चन नंबर 107 में दिया है कि एक्सक्वेटेड सॉइल है, अगर वो एक्सिस में है तो हम उसको स्पॉइल बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं। हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था इसका। बट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अर्थ अगर हमें रिक्वायर्ड है तो हम कहाँ से उसको ऑब्टेन करेंगे? तो कोशिश तो की जाती है कि जो कटिंग में है अर्थ और जो फिलिंग में है वो इक्वल हो, ताकि हमें ना सॉइल को डिस्पोज करना पड़े और ना ही हमें मिट्टी बाहर से लानी पड़े। लेकिन फिर भी कभी ऐसा हो कि एक्सक्वेशन ज़्यादा हो रहा है, जो फिलिंग हो रही है उससे, तो बोरोपिट्स होती है जहाँ से एक्सक्वेशन किया जाता है, मिट्टी लाई रह जाती है। सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 में दिया है कि कैनाल बैंक्स हैं, उनको आर्टिफिशियल सिल्टिंग से हम स्ट्रेंथन करते हैं। उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम आर्टिफिशियल सिल्टिंग करते हैं। सिल्टिंग के डिसएडवांटेज कौन से हैं? क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है सिल्टिंग से? तो सेक्शन है कैनाल का वो डिफ़ॉर्म होता है और कैनाल की कैपेसिटी है वो रिड्यूस होती है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे बी और डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 109 में दिया है कैनाल ब्रीच किसके कारण अक्कर होता है? बेसिकली कैनाल की जो सरफेस है, साइड्स है, उनमें कहीं पे कोई होल हो जाए, तो उसको हम बेसिकली कैनाल ब्रीच ब्रीच बोलते हैं। तो पाइपिंग अगर हो रही है, उसमें कहीं पे होल बन गया है, तो उसके कारण कैनाल ब्रीच हो सकता है। ओवरटॉपिंग हो गई है,
अगर सॉइल की सरफेस में ओवर टॉपिंग हो रही है तो ये फिर जो साइड्स है वो डैमेज हो जाएंगी, लीक हो जाएगा उनमें। कल्टीवेटर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो कहीं पे एडिशनल वाटर रिक्वायर करने के लिए कट कर देते हैं एम्बैंकमेंट को। इसके कारण भी ब्रीच हो रहा है, बेसिकली लीकेज हो रहा है, किसी भी कारण से कैनाल में से बाहर पानी निकल रहा है, कैनाल की साइड्स डैमेज हो रही हैं, तो यहाँ पर डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 में दिए है कि इरिगेशन कैनाल की रिमोल्डिंग कब करते हैं। तो कुछ केसेस में तो कैनाल्स को हम मेंटेन कर देते हैं, उनको रिपेयर वगैरह कर देते हैं, बट कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ पर कैनाल की रिमोल्डिंग की जाती है। तो एक तो एक्सट्रीमली डिफॉर्म्ड सेक्शन अगर हो गया है तो किसी कारण से, दूसरा स्कोप ऑफ इरिगेशन अगर अराउंड 20% के आसपास इंक्रीज हो गया है, तो अब हमें डिस्चार्ज को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और कैनाल सेक्शन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम रिमोल्डिंग कर देते हैं सेक्शन की, दूसरा सेक्शन लेंगे। ए और सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 111 में दिया है कि आईएएस रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग लाइन्ड कैनाल है उसका शेप कैसा होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है, काफी डिफरेंट बुक्स में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा और पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, ट्रेपेजोइडल सेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 112 में दिया है कि लेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई चैनल डिजाइन किया गया, मीन वेलोसिटी उसकी 1 मीटर पर सेकेंड थी, सील्ड फैक्टर जो एफ है वो यूनिटी है, तो हार्डलिक मीन रेडियस क्या होगा। तो हार्डलिक मीन रेडियस होता है आर इज इक्वल टू 5/2 वी स्क्वायर अपॉन एफ, वी और एफ दोनों 1 1 हो गए, तो ये आ गया 5/2 डिवाइडेड बाई 2.5 मीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 113 में दिए है कि चैनल में वाटर का मूवमेंट हो रहा है वो किस किस से इन्फ्लुएंस होगा। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि वही तो डिराइविंग फोर्स है वहां पे फ्लो होने के लिए। स्लोप से इन्फ्लुएंस होगा, अगर हम स्लोप बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है। फ्रिक्शन जो वहां पे मिल रहा है उससे इफेक्ट होगा, क्योंकि v इज इक्वल टू होता है 1/n r रेज टू पावर 2/3 s रेज टू पावर 1/2, तो n भी आता है यहाँ पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उस सरफेस का, तो यहाँ पर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 में दिए है कि यहाँ पर जो कैनाल की लाइनिंग के टाइप्स दिए हैं उनमें से कौन सा ऐसा है जिसको एक्सपोज नहीं करेंगे। तो टाइल्स और सीमेंट कॉन्क्रीट, एस्फाल्ट कॉन्क्रीट, ये सारे के सारे हार्ड सरफेस के टाइप वाले लाइनिंग है। जो बरीड मेम्ब्रेन वाला टाइप वाला लाइनिंग है, यहाँ पर बेंटोनाइट क्ले है, जिसमें कि बेंटोनाइट सोइल को हम यूज करते हैं, जो कि हाई स्वेलिंग प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब इसको वेट करेंगे तो स्वेलिंग होगी, इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा बहुत ज्यादा, और ये इम्परमेबल बन जाती है। तो इसकी एक लेयर लगा के उसके ऊपर एक अर्थ की लेयर लगा दी जाती है, इसको बरी कर दिया जाता है सरफेस के अंदर, अर्थ सरफेस के अंदर। तो डी हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 में दिए है कि फ्री बोर्ड रिकमेंडेड होगा एक लाइन कैनाल जो कि 20 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज कैरी कर रही है उसके लिए, वो कितना होगा। तो यहाँ पर ये टेबल दी गई है, चाहे तो पूरा याद कर ले, अगर नहीं कर सकें तो एटलीस्ट ये वाला तो जरूर याद कर ले। डिस्चार्ज अगर 1 to 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड है तो फ्री बोर्ड आपका होगा 0.50। अगर 5 to 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड है तो फ्री बोर्ड होगा 0.60। अगर 10 to 30 के रेंज में आ रहा है, जो कि हमारा आ रहा है यहाँ पे 12, तो इस केस में फ्री बोर्ड 0.75 होगा, ये सारे मीटर में है। और अगर 30 to 150 के बीच में है तो उस केस में फ्री बोर्ड होगा वो 0.90 होगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 116 में दिया है कि एक लाइन कैनाल है, स्टैंडर्ड ट्रेपेजोइडल सेक्शन है, बॉटम विड्थ 18 मीटर है, फुल सप्लाई डेप्थ है वो 3 मीटर है, साइड स्लोप है वो 1/1 है, तो हार्डलिक रेडियस क्या होगा। तो यहाँ पर हमें पता है r इज इक्वल टू होता है a/p। ट्रेपेजोइडल सेक्शन है आपका, ये यहाँ पर ये आपकी बेड विड्थ आपको 18 मीटर दी गई है, ये स्लोप 1/1 है, यानी डेप्थ अगर 3 मीटर है तो ये वाला भी 3 मीटर होगा, क्योंकि ये स्लोप 1/1 है, तो ये भी 3 मीटर हो गया, ये भी 3 मीटर हो गया। ये की साइड्स क्या हो जाएंगी, ये 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से साइड्स हो जाएंगी 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, यानी 3√2। तो r निकालने के लिए a/p करेंगे, a क्या हो जाएगा 18 प्लस ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा 18 प्लस 6, यानी 18 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बीच की डिस्टेंस 3 मीटर, ये आपका आ गया a, p आ जाएगा 18 मीटर प्लस 2√3 एक साइड का, और देन अगेन क्योंकि ये भी हम ऐड करेंगे, दोनों साइड से ऐड करेंगे ना, तो 2√3 तो ये वाला है, 2√3 ये वाला है, तो प्लस 2√3 इंटू 2। तो यहाँ से आप r के लिए सोल्व करोगे
तो ये 2.37 के अराउंड आएगा। ऑप्शंस में देखें तो ए सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन 117। इसमें है कि सरप्लस वाटर एस्केप कौन से टाइप का होता है। सरप्लस वाटर एस्केप क्या है? जो एक्स्ट्रा वाटर है, कैनाल में किसी कारण से डिस्चार्ज बढ़ गया, मान लो बारिश हो गई, पहले से डिस्चार्ज उसमें मैक्सिमम था, बारिश हो गई तो अब डिस्चार्ज मैक्सिमम से ज़्यादा जाएगा। तो एक्स्ट्रा वाटर को एस्केप करना है हमें, किसी भी कारण से हो सकता है, बारिश हुई, फॉर्मर से पानी निकालना कम कर दिया, इसके कारण हो सकता है। तो एस्केप क्या है? जो एक्स्ट्रा पानी है उसको डिस्पोज करने के लिए है। कौन कौन सी टाइप का हो सकता है? ये रेगुलेटेड टाइप भी हो सकता है जैसे स्लूसेज होते हैं, और वियर टाइप भी हो सकता है। तो यहाँ पर है ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118 में दिया है कि कैनाल फुली डेवलप्ड है तो यील्ड्स एनफ रेवेन्यू टू कवर अप इट्स रनिंग कॉस्ट। ऐसी कैनाल जो अपनी कॉस्ट रिकवर कर लेती है, गवर्नमेंट को वापस पैसा चला जाता है जितना लगा है, तो इस टाइप की कैनाल होती है प्रोडक्टिव कैनाल, और डी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 119 में दिया है कि कौन सी ऐसी कैनाल होगी जिसमें कोई भी हेडवर्क या डाइवर्जन नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो पेरेनियल क्रॉप्स में, पेरेनियल कैनाल्स में तो हम डाइवर्जन हेडवर्क या डैम प्रोवाइड करते हैं ताकि थ्रू आउट द ईयर वाटर सप्लाई रहे। इनंडेशन या टेम्परेरी ऐसी कैनाल होती है जिनमें सिर्फ बारिश के टाइम ही पानी होता है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन यहाँ पर एक और, फीडर कैनाल जो है ये ऐसी कैनाल है जो कि डायरेक्टली इरिगेट नहीं करती है, ये दूसरी किसी कैनाल को वाटर सप्लाई करती है और वो कैनाल है वो आगे फील्ड तक जाती है और इरिगेट करती है। क्वेश्चन नंबर 120 है, इसमें बेसिक इक्वेशन पूछी गई है लेसीज वाली कि मीन फ्लो वेलोसिटी की क्या इक्वेशन होती है। तो ये QF स्क्वायर अपॉन 140 रेज़ टू पावर 1/6 होता है, गेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 121 में दिया है एलवेल चैनल है जिसकी डेप्थ 1.5 मीटर है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो 1.1 है, मैनिंग्स कोफिशिएंट 0.012 है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी? तो V इक्वल होता था m इंटू 0.55 डी रेज टू पावर 0.64। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम कैनेडीज इक्वेशन जो है उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू 1.1 होगी, 0.55, d यहाँ पर आपको दिया गया है 1.5 रेज टू पावर 0.64, और इसको सोल्व करोगे तो b आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 है, इसमें दिया है कि एक ट्रायंगुलर इरिगेशन लाइन कैनाल है जिसका डिस्चार्ज ये है, बेड स्लोप ये है, साइड स्लोप 1:1 है, मैनिंग्स कोफिशिएंट 0.018 है, सेंट्रल डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होगा? बेसिकली वाई, या जिसको हम डी से भी डिनोट करते हैं, वो पूछा गया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कॉम्प्लिकेटेड है, बट मेरा पर्पज सीधा ये था इसमें कि आपको ये वाली इक्वेशन कैसे लगाते हैं इस चीज का आइडिया हो पाए। ए इज इक्वल टू वाई स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा, और पी के लिए इक्वेशन थी 2y थीटा प्लस कोट थीटा। तो एक तो इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आर आपका a/p आएगा तो ये y/2 आएगा। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, तो बेसिकली आप ये इक्वेशन लगा दोगे, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा, v की जगह क्या आएगा आपका 1/n, n आपको दिया गया है 0.012 रख दोगे आप n की जगह, r की जगह y/2 रखोगे, रेज टू पावर 2/3, s है 1/6000 रेज टू पावर 1/2, और ये डिस्चार्ज यहाँ पे दिया गया है आपका 25, उसके इक्वल आना चाहिए। थीटा की वैल्यू आप रखोगे क्योंकि स्लोप है वो 1:1 है, यानी टेन थीटा अगर 1 है तो थीटा क्या होगा आपका 45 डिग्री होगा। तो कोट थीटा की जगह, तो ये इस वाली इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो ए आपका आएगा वाई स्क्वायर, थीटा की जगह आप π/4 रखोगे, 45 डिग्री नहीं रखोगे क्योंकि कहीं पर भी मैंने बताया था थीटा अगर साइन कोस के अंदर ना आके अकेला आ रहा है तो वहां पर हमेशा रेडियन में लोगे, तो रेडियन में π/4 हो जाएगा +1, तो एक की जगह आप ये रख दोगे। तो इस इक्वेशन में पूरी में सिर्फ y ही है जो कि अननोन है, y आप फाइंड आउट कर लोगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम में आपको ऐसे कैलकुलेशन एग्जामिनर नहीं देगा क्योंकि ये गेट का क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, बट ये जो इक्वेशन है दोनों ये पता होना चाहिए आपको कैसे लगानी है। नेक्स्ट है 123, आरजी कैनेडी है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट में। उन्होंने स्टेबल चैनल्स की स्टडी कौन सी कैनाल्स पे करी थी, कौन से एरिया में करी थी? तो ये अपर पारी डोआब कैनाल सिस्टम था, डी होगा आंसर। ये भी काफी एग्जाम्स में रिपीट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124 में दिया है कि लेसीज मेथड है जो डिजाइन ऑफ एलुवियल चैनल्स के लिए
उसके रिगार्डिंग ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहाँ पर हमें पता है कि P इक्वल होता था हमारा 4.75 Q का रूट, तो Q को बढ़ाने से P बढ़ेगा, तो यहाँ पर वेटेड पेरीमीटर को इंक्रीज करने से डिस्चार्ज में इंक्रीज होगा। ए है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी सारे आप इक्वेशंस जो हैं उनसे चेक कर सकते हो, बाकी सारे हैं वो इनकरेक्ट है। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए दोनों, और ये सिल्ट फैक्टर को इंक्रीज करने से वेटेड पेरीमीटर इंक्रीज होगा, तो ए ही यहाँ पर करेक्ट है। तो ये यहाँ पे सारे एमसीक्यूज हो गए। नेक्स्ट में हम वियर एंड बैराज और जो वेरी रिलेशन वाला पोर्शन है वो सारा खत्म करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।